हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकाल क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है, उसके साथ ही ऊष्मीय वेग क्या होता है और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो थर्ड चैप्टर है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया था, आपको वैद्युत धारा के बारे में बताया गया था, वैद्युत धारा का प्रवाह किस तरह से होता है, उसमें जो ये आपका अनुगमन वेग है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पे हम लोग पढ़ चुके थे। और आपको ये बताया गया था कि जब किसी बैटरी से किसी भी चालक को जोड़ते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से इधर की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, इसके लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ। और इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अगर आपको डिटेल में अनुगमन वेग के बारे में जानना है तो आप लोग पिछला वाला लेक्चर देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, अनुगमन वेग। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको यही बताया गया था, डिटेल में समझाया गया था, बहुत सारे एग्जांपल लेके बताए गए थे कि क्या होता है अनुगमन वेग। अगर इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया है किसी भी, मान लीजिए कि ये चालक को, तो इसके अंदर के जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो जिनको हम इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इधर उधर जिग जैग मोशन करते रहते हैं। और ऑन द होल इसका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एवरेज, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, पहले यहां गया, फिर 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 यहीं पे आकर रुक गया, तो इसका जो औसत विस्थापन होगा डी एवरेज, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके साथ ही जब इसका औसत विस्थापन 0 हो जाएगा तो इस समय इसका जो ऊष्मीय वेग होगा, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनों का जो बैटरी से जोड़ने से पहले जो ऊष्मीय वेग होगा उसे हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। वो उसमें जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहां पे बैटरी का आपको बताया गया था, ये छोटे वाला जो डंडा है ये बताता है लोअर पोटेंशियल, और ये जो आपका बड़ा वाला डंडा है ये बताता है हायर पोटेंशियल, मतलब ये निम्न विभव को बताएगा। विभव आपको पढ़ाया गया था, तो ये निम्न विभव को और ये उच्च विभव को, और ये जो विभवांतर भी लिखा गया है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 0 वोल्ट का विभव हो और यहाँ पे भी वोल्ट का विभव है, तो भी में से 0 घटाएंगे तो ये भी ही तो होगा, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, भी ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से बैटरी दिया गया तो इसको हम मानते हैं इसके तुलना में इसका ये निगेटिव पोटेंशियल है और ये क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अगर निगेटिव पोटेंशियल है, आप ये सपोज कर सकते हैं कि निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल बनता है। आप पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। अब आप जानते हैं ये नेगेटिव जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ क्या कर लगाएगा, एक आप फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, स्थिर वैद्युत बल लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज इसको तो अपनी तरफ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे, लेकिन चलने से पहले क्या स्थिति रहेगी इनकी, मान लीजिए कि बहुत सारे ये एटम्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, हो सकता है कि उसके बाद से ये इससे टकरा जाए, फिर इससे टकरा जाए, फिर इस तरह से टकराते हुए यहां पहुंचे, मतलब कि ये भी जिग जैग मोशन ही करते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। ये कुछ समय आप देखेंगे कि यहां पे है तो कुछ देर बाद ये कुछ यहां पे पहुंच आया रहेगा, चाहे यहां पे पहुंच आया रहेगा, तो कुछ देर के बाद इसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जब बैटरी से जोड़ते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ कुछ ना कुछ विस्थापित होने लगते हैं, और इस विस्थापन की वजह से इनके पास कुछ ना कुछ अपना एक फिक्स वेग हो जाता है, और उसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अनुगमन वेग को, कि जब कोई चालक बैटरी से जुड़ा हो तो चालक के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो जब किसी भी चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके अंदर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक
औसत वेग से इधर की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और उसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो आपने अनुगमन वेग के बारे में जाना। अनुगमन वेग के साथ ही और छोटे छोटे बहुत सारे इसमें डेफिनेशन आते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं कि ये श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल, आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो ये मान लीजिए कि बहुत सारे परमाणुओं से, एटम से टकरा रहा है, ये आगे इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ये यहां पहले टकराया, फिर इससे टकराया, इस दूसरे वाले एटम से टकराया। तो इन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय अंतराल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच के समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच के समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जो मैं बोल रहा हूं उसका उस तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाला जो समय अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आप श्रांति काल लिख लीजिए, और उसके साथ ही क्या होता है, एक मुक्त पथ होता है। मुक्त पथ केवल इसको समझना है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका आगे वाले टॉपिक में इन सारे टर्म्स का यूज है, तो कैसे करेंगे थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए अब ये मुक्त पथ क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच का जो समयांतराल है, इसको तो हम श्रांति काल कह ले रहे हैं, लेकिन किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच जो ये रेखीय पथ होता है, ये जो रेखीय पथ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। तो हम लिखेंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच रेखीय पथ को हम क्या कहेंगे, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच रेखीय पथ को मुक्त पथ कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आपने श्रांति काल क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है, मुक्त पथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो आपने समझा, मान लीजिए ये आपका एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो आपने क्या समझा, इन किन्हीं दो लगातार, पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाला समय अंतराल क्या कहलाएगा, आपका श्रांति काल कहलाएगा। और इसके बीच का जो ये रेखीय पथ होता है उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त पथ कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का बहुत सारा श्रांति काल आएगा, बहुत सारा मुक्त पथ आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस तार में जब इस चालक में किसी बैटरी से जोड़े तो इसका औसत श्रांति काल क्या हो जाएगा, अगर टाउ एवरेज आपसे पूछा जाए, औसत श्रांति काल, ये भी लिख दिया गया, मतलब इसको औसत ही समझेंगे तो वो कितना हो जाएगा, बहुत आसानी। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोगों ने इसका एवरेज निकाला था, औसत निकाला था, वैसे ही निकाल देंगे। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन है और सब के दो लगातार टक्करों के बीच में पहले में जो समय लगा वो टाउ 1 लगा, दूसरे में टाउ 2 लगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन का टाउ 3 लगा, ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन का कितना लगा, टाउ n लगा। तो इसका जो एवरेज श्रांति काल हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपान में n हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको औसत श्रांति काल कहा जाएगा। टी एवरेज को क्या कहा जाएगा, औसत श्रांति काल। ये टाउ एवरेज क्या होगा, औसत श्रांति काल होगा, और इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही माध्य मुक्त पथ क्या होगा, इसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका भी ये सारे पथ का आप औसत जो पथ होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपका माध्य मुक्त पथ कहेंगे। और इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे ही मान लीजिए कि किन्हीं दो लगातार पहले टक्कर के बीच में लैम्डा 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लैम्डा 2, ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा n हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा, लैम्डा n अपान n। इसे हम क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो आपने अभी तक समझा कि अनुगमन वेग क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है, औसत श्रांति काल क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि ये उष्मीय वेग क्या होता है, उष्मीय
वेग। कैसे लिखेंगे उसमें वेग को? किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ने से पहले, मतलब उस बैटरी से नहीं जोड़ा गया हो, किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ने से पहले उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो औसत वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि बैटरी से जोड़ने से पहले किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या कहलाता है? ऊष्मीय वेग कहलाता है। और इसका मान इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान कितना होता है? 0 होता है, शून्य होता है। ऊष्मीय वेग क्या होता है? शून्य होता है किसी भी चालक के अंदर, जब तक कि उसको बैटरी से ना जोड़ा जाए। तो आपने ऊष्मीय वेग भी देख लिया। अब इसके साथ ही इसका फॉर्मूला क्या आता है, अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो आपका Vd है, अनुगमन वेग है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करेंगे। तो हम सबका वेग क्यों निकालें? जब सब एक ही वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करेंगे तो हम एक ही का वेलोसिटी क्यों ना निकाल लें? इस Vd का जो वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो वैल्यू आती है 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है आपका जो अनुगमन वेग होता है किसी भी चालक का। मतलब कि वो अलग अलग कोई भी चालक ले लीजिए, जो मैक्सिमम होगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगा, जो मिनिमम होगा 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है क्या? अनुगमन वेग। लेकिन ये फॉर्मूला इसका कैसे निकालते हैं उसको हम देख लेते हैं। अब इन सारे के लिए निकालेंगे थोड़ा नहीं, बहुत किताबों में सबको एक ही साथ टाउ एवरेज ले लिया गया है, माध्य मुक्त पथ ले लिया गया है और उस तरह से निकाला गया है। मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं जिससे बहुत आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन का अगर आप निकाल रहे हैं तो वही सारे इलेक्ट्रॉनों का है, तो हम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। अब आप समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई ये 2 एटम है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ये टकराया, यहां से पहली बार टकराया और दूसरी बार आके इससे टकराया। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि टकराने से पहले इसको बैटरी से जोड़ा गया, तो पहले इस एटम से टकराया, फिर दूसरे एटम इससे टकराया। अब इसके पहले बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, तो इसका जो उसके पहले ऊष्मीय वेग U होगा वो कितना हो गया? 0। अब जब इसको बैटरी से जोड़ दिया गया और ये यहां से यहां तक चला, तो इसके बीच में बैटरी से जोड़ने के बाद एक एवरेज वेलोसिटी से इसे इधर की तरफ क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। एक औसत वेग से इधर की तरफ मूव करने लगता है, जिसको अनुगमन वेग कहते हैं। तो बैटरी से जोड़ दिया गया, तो इसका जो अनुगमन वेग हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? Vd हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Vd हो जाएगा। अब सपोज कीजिए, अभी आपको बताया गया कि किन्हीं 2 लगातार टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होगा उसको हम टाउ लिख सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला न्यूटन का जो पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण है, वो क्या है? तो आप क्या जानते हैं? सब लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो पहले गति का समीकरण है वो V क्या होता है? U प्लस AT होता है, जहां V मतलब अंतिम वेग, U मतलब प्रारंभिक वेग, A क्या है? त्वरण है, T क्या है? टाइम है। अगर इस वाले समीकरण को इस पे अप्लाई करना चाहें, अगर इस पे अप्लाई किया जाए तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? तो यहां जो देखिए इनिशियल इसकी जो प्रारंभिक वेग है 0 है, बैटरी से जोड़ने के पहले इसका वेग कितना है? 0 है। तो आप यहां पे पहले 0 लिख लीजिए, फिर अंतिम वेग कितना है? Vd है सारे इलेक्ट्रॉनों का, यही जो आपका अनुगमन वेग है वही क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। और प्लस में ये मान लीजिए कि त्वरण A है और टाइम, दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, उसको हम यहां पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाउ से करेंगे। किससे करेंगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन? टाउ से करेंगे। तो ए टाउ हो गया। आप यहां पे समझ के लीजिए कि Vd इक्वल क्या हो गया? ए टाउ हो गया। अब हम ये देखेंगे एक्चुअली में कि इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। इस एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे तो इस Vd का फॉर्मूला बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो Vd इक्वल यहां पे कितना हो जाएगा? Vd इक्वल टू ए टाउ। अब हमें यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लेना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अब आप जरा सोचिए कि यहां पे हमने V वोल्ट की बैटरी दिया है, इस
कंडक्टर को। तो आप बताइए यहां पे अगर भी विभव है होगा तो यहाँ पे जीरो होगा। पिछले वाले वीडियो में समझाया गया था कि ये विभवांतर होता है, अगर ये भी है तो यहाँ पे जीरो मान लीजिए और यहाँ पे इसको भी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ जीरो लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, और इसका लेंथ कितना है, एल है, मान लीजिए इसकी लंबाई एल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक सेटअप होगा। जब किसी बैटरी से जोड़ा जाएगा तो इसके दोनों तार के दोनों सिरों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो जो वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हैं हमेशा इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये धनात्मक चार्ज से ऋणात्मक चार्ज इधर की तरफ होगी, ई का दिशा इधर की तरफ होगा, ई। तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, ये v बाई इसका जो लेंथ है एल, E इक्वल्स टू V बाई एल होता है। हमें इस V बाई एल का मतलब नहीं है, अगर बैटरी आपने दिया है, V यहां पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इधर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है, तो इधर से इधर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा। आपसे क्या बताया गया था, जब पहले चैप्टर में कोई ये वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उस पे, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी वजह से इस पे जो एक बल लगता है हमेशा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों लगता है, यह भी समझाया गया था कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ क्या करती हैं, जाती हैं। धन आवेश से स्टार्ट होती है, ऋण आवेश में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अगर ये धन आवेश है, यहां से स्टार्ट हुई है, और ऋण आवेश है, तो अगर कोई इसमें ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन जैसे आवेश को इसके बीच में रखा गया तो इस पे बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो इस पे एक बल लगेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लगेगा। तो वैसे ही एक बैटरी जोड़ा गया तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक इधर की तरफ बल लगा रहा है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन एक औसत वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर वो बल कितना लग रहा है, उस बल को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया था कि कोई वैद्युत क्षेत्र जो होता है E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। अगर Q नॉट चार्ज है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू वैद्युत बल अपॉन ये आवेश होता है, अगर Q नॉट आवेश हो तो। यहाँ पे अगर आवेश E है तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू F बाई E हो जाएगा। और यहाँ इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस फोर्स इक्वल टू इस E को इधर लेकर आएंगे तो F इक्वल टू E इंटू ई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला, इसको समीकरण एक बना ले, बल। अब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू E इंटू ई, जैसा कि आपने यहां पे देखा ये इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल हो जाएगा। इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए ये बताया गया कि इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दीजिएगा कि यहां से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और इसकी वजह से इस पे जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल E इंटू ई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए कि ये मिटाया गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन E है। तो अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, इसका मास कितना है, me है, इसका मास कितना है, me है, और इधर की तरफ जब ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। अभी आपने देखा कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ जब ये मूव कर रहा है, ये टाउ को थोड़ा छोटा बना लें, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है, ठीक है ना, इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसका एक्सेलरेशन मतलब क्या, त्वरण, और इसका द्रव्यमान हमें पता है। तो फोर्स बराबर एक, ये मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं, तो फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण आप पढ़ते हैं, ये पढ़े हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, आपको ये पढ़ाया गया था, क्या m इंटू ए होता है। तो इस F के स्थान पे हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब यहां से त्वरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E बटे में मास ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए इसी त्वरण का मान इस समीकरण एक में रख देंगे तो आपका ये अनुगमन वेग निकल आएगा। तो आप यहां पे इसका मान रख दीजिए, तो लिखेंगे कि इस त्वरण का मान समीकरण एक में रखने पर
अब इसमें समीकरण एक बार रख लीजिए, तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, VD इक्वल टू यहां से आप लिख सकते हैं, इसका मान रख दीजिए, तो ई टाउ है तो टाउ लगा लीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका अनुगमन वेग का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। तो आप इस फार्मूले को क्या कर ले, नोट कर ले कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इस अनुगमन वेग VD से मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा। इस अनुगमन वेग को वेरी इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, VD इक्वल टू ई टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको नोट कर लें। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।